हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। और एक बार फिर से आरआर सर आपका स्वागत कर रहा है स्टडी विद रिजल्ट पर। और आपको मैंने पहले ही बताया था, क्या बता दिया था, आप जानते हैं कि क्लास चालू हो चुका है। क्लास 10th की तैयारी शुरू हो चुकी है। और मैं एक खुशखबरी और बताना चाहता हूं कि जो भी बच्चे क्लास 9th के हैं उनको थोड़ा सा बेसब्री से इंतजार होगा कि कब आरआर सर आएंगे और कब उनके चेहरे पे भी मुस्कुराहट होगी। तो आपके चेहरे पे पहले मुस्कुराहट ला देते हैं, फिर 9th वालों के चेहरे पे भी मुस्कुराहट आएगी। तो आइए फटाफट शुरू करते हैं आज का क्लास। और आज के क्लास में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। आज के क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं विज्ञान का या जीव विज्ञान का पहला चैप्टर, जिसका नाम है जैव प्रक्रम। पिछले अध्याय में या पिछले लेक्चर में हमने विज्ञान का परिचय आपको बता दिया था। आज हम परिचय करेंगे किसका, पोषण का परिचय करेंगे। तो पोषण को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि हमारी जो तैयारी है, हमारा जो प्लान है, वो आपके सामने डिस्कस कर देते हैं। हमारा प्लान बहुत सिंपल है। हमने क्या किया है या हमारी पूरी टीम ने क्या की है कि स्टडी विद रिजल्ट नामक प्लेटफॉर्म को बनाया है। और इस उम्मीद से बनाया है कि जितने भी बच्चे हैं जो इस तरीके से ये सोच रहे हैं 2027 के लिए कि हमें एक नया बैच लेना है, और कई जगहों पे वो अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं लेकिन आउटपुट नहीं मिल पाता है। अब पैसा देने के बाद भी अगर आपको आउटपुट नहीं मिले तो आपको लगता है कि नहीं, हमारा पैसा कहीं ना कहीं बर्बाद भी हुआ और हमें क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिली। इसलिए हम सब ने एक सपना देखा है कि बिहार के हर बच्चे को, है ना, भारत के हर बच्चे को, है ना, फ्री में एजुकेशन प्रोवाइड कराएंगे। और वो एजुकेशन का सपना विपिन सर भी देखे थे, हम लोगों ने भी देखा है। तो हम विपिन सर के संपर्क में आकर, विपिन सर के सानिध्य में आकर सारा चीज हम आपके सामने क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। तो सेशन को बिना देर के हुए शुरू करते हैं। आपके द्वारा आपको जितने भी लोग इस चैनल पे पढ़ाएंगे सभी वेल एक्सपीरियंस है, अच्छा नॉलेज है उनके पास, मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूं। तो आइए आरआर सर के साथ जुड़ जाइए, स्टडी विद रिजल्ट के साथ जुड़ जाइए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए, नीचे ही बटन दिया हुआ है ना, उसको फटाक से दबा दीजिए। चैनल को शेयर कर दीजिए। हम आपके सामने आगे का एक्सप्लेनेशन पेश करने जा रहे हैं। तो आज हम लोग क्या शुरू कर रहे हैं, क्लास 10th का बायोलॉजी। तो जब हम क्लास 10th की बायोलॉजी की बात करेंगे तो एकदम बेसिक से बात करेंगे और चैप्टर को यहां पे शुरू कर देते हैं। तो आइए देखिए ध्यान से, हम क्लास 10th का क्या डिस्कस करने वाले हैं, क्लास 10th का बायोलॉजी। तो ध्यान से सुनिए, आपके सामने कोई भी चैप्टर जो मैं लेके आऊंगा बहुत अनोखे अंदाज में और एक सरल शब्दों में, तो आप यकीन मानिए कि आज का जो क्लास है बहुत स्पेशल है। और मेरे लेक्चर की खास बात क्या होती है, लेक्चर यूनिक होता है, अद्वितीय होता है। उसके साथ पीवाईक्यू यानी कि जो पुराने साल के क्वेश्चन है वो भी क्लास में ही डिस्कस कर दूंगा। पिछले 10 साल या 12 साल में जो भी क्वेश्चन आए होंगे वो मैं आपके सामने प्रकट कर दूंगा। तो आपको घबराना नहीं है, आप बस जान लीजिए कि किस तरीके से हम आपको यहाँ पे पढ़ाने वाले हैं। तो ध्यान से सुनिए, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th का बायोलॉजी। तो ध्यान से सुनिएगा, आज हम स्टार्ट क्या कर रहे हैं, क्लास 10th का बायोलॉजी। तो आज हम क्लास 10th का बायोलॉजी, जिसको हम कहते हैं जीव विज्ञान, तो जीव विज्ञान डिस्कस करने वाले हैं। जीव विज्ञान डिस्कस करने वाले। पिछले लेक्चर में हमने विज्ञान के बारे में जितना डिटेल हमें बताना था वो हम बता चुके हैं। तो आइए बच्चों, हमारे साथ जुड़ जाइए, लगातार बने रहिए। तो हम क्या पढ़ने वाले हैं, जीव विज्ञान के बारे में। तो आइए, जीव विज्ञान क्या है पहले उसके बारे में जान लेते हैं। जीव विज्ञान के बारे में जान लेते हैं। और जीव विज्ञान को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, बायोलॉजी। ये जो बायोलॉजी है ये दो शब्दों से मिलकर बना है। तो मैं थोड़ा सा लिख देता हूं यहां पे कि जो बायोलॉजी है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। एक है बायो, बायो का मतलब क्या है, बायोस, और लॉजी का मतलब क्या है, ये जो लॉजी शब्द है, तो बायो वर्ड किससे बना है, बायो से। और ये जो लॉजी शब्द है वो लोगस से बना है। किससे बना है, लोगस से। इन दोनों के मिलने से, इन दोनों के जुड़ जाने से, है ना, इन दोनों के जुड़ जाने से बायोलॉजी बनता है। और सबसे पहले मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं, बहुत जोरदार बात है, ये रिकॉर्डेड लेक्चर आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। अगर आप चाहते हैं कि आपको लाइव लेक्चर भी मिले तो दबा के कमेंट कर दीजिए, आरआर सर आपके सामने लाइव प्रकट हो जाएंगे। और फिर आपकी जो हमारी तैयारी होगी वो पीक लेवल की होगी, सभी सर आपके साथ लाइव जुड़ जाएंगे। कम से कम आप 10 से 15 कमेंट ऐसा कीजिए जिससे मुझे ये एहसास हो जाए कि आप हमारे साथ लाइव जुड़ना चाहते हैं। तो लगातार आप, है ना, हमारे साथ बने रहिएगा, 1-to-1 इंटरेक्शन होते रहेगा, आपके कमेंट्स हम पढ़ते रहेंगे और आपके सवालों का जवाब देते रहेंगे। तो आपसे उम्मीद है कि आप जरूर कमेंट कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को शेयर कर दीजिए। मुफ्त शिक्षा देने का कार्यक्रम जो हमने स्टार्ट किया है उसको आपको भी साकार करना है। हम
और आप दोनों मिलकर इस मुकाम को पूरा करेंगे और एक उदाहरण सेट कर देंगे। कल से बोल रहा हूं कि एक उदाहरण सेट करना है आपको और हमको दोनों को। आपने भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है पढ़ने की, हमने भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया पढ़ाने की, तो मिलकर बवाल मचाते हैं। आइए, भौकाल ऐसा वाला नहीं है कि केवल बोल दिए भौकाल मचेगा, आप करके दिखाएंगे, फिर बोलेंगे कि भौकाल मचा कि नहीं बचा, वो आप खुद डिसाइड करेंगे, है कि नहीं। आइए ध्यान से देखिए, हम बायोलॉजी की बात कर रहे हैं, तो बायोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है, एक है बायोस, दूसरा क्या है, लोगस है। आप ध्यान से सुन लीजिए, लेक्चर अगर आपको स्लो लगे तो उसे फास्ट कर लीजिएगा, फास्ट लगे तो उसे स्लो कर लीजिएगा। तो मैं क्या हूं, बहुत एनर्जेटिक रहता हूं, आपको देखते ही खुश हो जाते हैं। जब भी मुझे लगता है कि मेरे साथ कई सारे लोग जुड़ रहे हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है। तो आइए जरा ध्यान से देख लीजिए कि हम यहाँ पे क्या डिस्कशन करने वाले हैं। तो हम बात कर रहे हैं बायोलॉजी के बारे में, और बायोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है, बायोस और लोगस से, बायोस और लोगस से, ठीक है। तो बायोलॉजी दो शब्दों से मिलकर है ना, बायोलॉजी, एक मिनट रुक जाइए आप लोग, हाँ चलिए एडजस्टमेंट हो गया माइक का। तो आइए, दो शब्दों से मिलकर बना है बायोस और लोगस से। बायोस का मतलब क्या होता है, लाइफ, बायोस का मतलब क्या होता है, लाइफ। लोगस का मतलब क्या होता है, टू स्टडी। घबराइए नहीं, पढ़ा तो मैं आपको हिंदी में ही रहा हूं, लेकिन बायोलॉजी शब्द को समझना बहुत जरूरी है। तो मीनिंग क्या आता है बायोलॉजी का, है ना, मीनिंग क्या आता है, मीनिंग क्या आता है बायोलॉजी का, वो सुन लीजिए, वो जान लीजिए, फिर आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाएगी। तो इसका मीनिंग होता है टू स्टडी ऑफ लाइफ, टू स्टडी ऑफ लाइफ, या तो कह दीजिए टू स्टडी ऑफ लाइफ। जीवन का अध्ययन करना ही विज्ञान, जीव विज्ञान कहलाता है। जीवन का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, जीवन का अध्ययन करना ही जीव विज्ञान कहलाता है। या तो आप ये कह दीजिए, या फिर ध्यान से सुन लीजिए, जीवन किसके अंदर देखने को मिलता है, जीवन तो जीव के अंदर देखने को मिलता है। अब ये मत कहिएगा कि जीव का मतलब क्या है, पूरा एक लेक्चर मैंने जीव के ऊपर ही डिजाइन करके आपको बताया है। तो जो भी लोग बायोलॉजी को मजबूत करना चाहते हैं, है ना, तो आप स्टडी विद रिजल्ट के साथ जुड़ जाइए, आरआर सर के साथ जुड़ जाइए, तो फिर आपका आनंद, है ना, एकदम, और कॉन्फिडेंस साथ में आसमान पे होने वाला है। तो आइए जरा ध्यान से देखिए, टू स्टडी ऑफ लाइफ इज नोन एज बायोलॉजी, या फिर जीवन का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, जीव विज्ञान कहलाता है। या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि जीव का अध्ययन करना, है ना, टू स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म, या जीव का अध्ययन करना क्या कहलाएगा, जीव का अध्ययन करना क्या कहलाएगा, जीव विज्ञान कहलाएगा, क्योंकि जीवन तो जीव के अंदर ही होता है। तो जीव का अध्ययन करें, अगर हम जीवन का अध्ययन कर रहे हैं मतलब जीव का अध्ययन कर रहे हैं, और जीव का अध्ययन करना क्या कहलाता है, जीव विज्ञान कहलाता है। तो आपको यहां पे हमने क्या समझाया, जीव विज्ञान का मीनिंग समझाया। आइए देखिए ध्यान से, जीव को एक सिंपल शब्दों में अगर समझने की कोशिश करें तो जीव के अंदर दो चीजें आती है। आप मोटे तौर पे अगर देखेंगे तो जीव के अंदर दो चीजें आती है, एक आता है जंतु और एक आता है पौधे या पादप। या तो पादप कह दीजिए, या तो पौधे कह दीजिए, या तो पादप कहिए या तो पौधे कहिए, ठीक है। तो ध्यान से सुनिए, तो जीव का मतलब क्या, इन दोनों को कंसीडर करना है। इसमें कुछ सूक्ष्म जीव भी आते हैं, जैसे बैक्टीरिया आता है, उसको भी कंसीडर करना है। हाँ, विषाणु को इस जीव के कैटेगरी में नहीं रखा जाता है, विषाणु को हम जीव नहीं मानते। अच्छा, जो जीव है उसी को हम सजीव कहते हैं। तो बायोलॉजी में जो जीव है वही सजीव है, और जो सजीव है वही जीव है। आप जानते हैं कि आप आर एस सर के क्लास में मुस्कुराहट में कमी नहीं होनी चाहिए। तो आइए जीव के बारे में बात कर रहे हैं। जीव के अंदर आ गया जंतु और पादप। तो अल्टीमेटली जीव का अध्ययन करना मतलब क्या, जंतु और पादप का अध्ययन करना। तो हम जीव विज्ञान का परिभाषा क्या देंगे, जीव विज्ञान का परिभाषा क्या है, ध्यान से सुनिए, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जंतु और पादप का अध्ययन किया जाता है। तो हम जीव विज्ञान का डेफिनेशन, परिभाषा क्या देंगे कि विज्ञान की वह शाखा, आहा, विज्ञान की वह शाखा जिसमें जंतु और पादप के बारे में अध्ययन किया जाता है। तो आप देखिए ध्यान से, जंतु और पादप के बारे में अध्ययन किया जाता है। और पिछले एपिसोड में आपको ये बताया था, ध्यान से सुनिएगा, किया जाता है, ये बताया था, ध्यान से सुनिए, कि जंतु का अध्ययन क्या कहलाता है, जंतु विज्ञान कहलाता है, और पादप का अध्ययन क्या कहलाता है, वनस्पति विज्ञान कहलाता है। तो यहां तक मैंने आपको क्या किया है, समझा दिया है, जीव शब्द को भी समझा दिया है, और जीव को ही हम क्या कहते हैं, सजीव। तो आइए, अगर आप किसी भी किताब को फॉलो कर रहे हैं, चाहे आप BTBC को देखिए, चाहे NCERT को देखिए, चाहे भारती भवन को देखिए, चाहे किसी भी ब्ला 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 पब्लिकेशन को देखिए, उससे हमारा मटेरियल आपको पीक लेवल का ही लगेगा। यूट्यूब पे कोई और कॉपी कर ले, मुझे उस बात का गम नहीं है, लेकिन आप तक क्वालिटी एजुकेशन पहुंच रहा, मुझे इस बात का एकदम बहुत खुशी है। तो आइए ध्यान से सुनिए, है ना, आपको ये सारी चीजें आरआर सर प्रोवाइड करा रहे हैं स्टडी विद रिजल्ट के साथ। तो आइए जरा देखिए ध्यान से, हम क्या कहने वाले हैं आपसे, हम आपसे कहने वाले हैं सजीव के बारे में। तो आइए हम सजीव की बात करते हैं।
और ध्यान से सुन लीजिए, सजीव किसे कहा जाता है? तो सजीव हम उसे कहते हैं जो जिंदा है, जो जिंदा है उसे क्या कहेंगे? सजीव कहते हैं। या फिर ऐसे जीव है ना जिनमें जान होती है उसे हम सजीव कहते हैं। आप मुझे बताइए, क्या इस मेरे मार्कर में जान है क्या? नहीं, इसमें जान नहीं है, लेकिन आपके आरआर सर में जान है क्या? आप कह सकते हैं कमेंट करके कि आरआर सर में बहुत जान है। आपके अंदर भी जान है और हमारे अंदर भी जान है, पेड़ पौधे के अंदर भी क्या है? जान है। तो आप जानते हैं जिनके पास जान होता है, जिनके पास जीवन होता है, उसे हम सजीव कहते हैं। तो जो जिंदा हो है ना, जो जिंदा हो उसे हम क्या कहते हैं? सजीव कहते हैं। ध्यान से सुनिए, जो जिंदा हो, जो जिंदा हो या जिनके पास क्या हो? जीवन हो, उसे सजीव कहते हैं। अगर आप आरआर सर के जीवन की बात करेंगे तो मेरा जीवन कितना है कमेंट करके बता दीजिए कि कितने दिन तक मैं जीऊंगा। आप जानते हैं एक आदमी कितने दिनों तक जीता है? 70 से 80 साल, 60 से 70 साल भी बोल सकते हैं, लेकिन 70 से 80 साल मैंने एवरेज बताया है। अब मेरी जीवन काल कितनी मुझे नहीं पता, लेकिन एवरेज लोगों का जीवन काल 70 से 80 साल होता है। कमेंट सॉरी, कमेंट करके आप ये भी बता सकते हैं कि तोता का जीवन काल कैसा होता है। तो आप लोग कहेंगे कि तोता का जीवन काल 140 साल होता है। तो घबराना नहीं है, अलग अलग जीवों का जीवन काल अलग अलग होता है और जिनमें जीवन है वही सजीव है। तो आइए हम लोग बात करते हैं टॉपिक के ऊपर, क्लास 10th में क्या पूछा गया है और क्या दिया हुआ है। तो पहली बात, सजीव क्या है हमने बता दिया, जो जिंदा है या जिनके पास जीवन है उसे सजीव कहते हैं। और आज हम लोग सजीव के गुणों के बारे में अध्ययन करेंगे, सजीव के गुणों के बारे में अध्ययन करेंगे कि सजीव के गुण क्या हैं। सबसे पहले गुण तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो मैं गुण आपको बताने वाला हूं वो स्टैंडर्ड लेवल का है, लेवल थोड़ा ऊपर है। तो थोड़ा ध्यान से सुन लीजिए, मेंटल एबिलिटी को बढ़ाना है, लेवल को और ऊपर ले जाना है। तो ध्यान से सुनिए, सबसे पहले लिख रहे हैं वृद्धि। सबसे पहले क्या लिख रहे हैं? वृद्धि। वृद्धि को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? अंग्रेजी में ग्रोथ कहते हैं। तो प्यार से सुनते रहिएगा, चेहरे पे मुस्कुराहट बनाए रखिएगा। तो हमने कहा वृद्धि, उसके बाद क्या कहेंगे? उसके बाद कहेंगे जनन। क्या कहेंगे? जनन, रिप्रोडक्शन। ध्यान से सुनिए, उसके बाद क्या कहेंगे? रिप्रोडक्शन। तीसरे नंबर पे क्या कह रहे हैं? संवेदनशीलता, है कि नहीं? संवेदनशीलता, सभी को डिटेल में आज एनालिसिस करना है, संवेदनशीलता। उसके बाद क्या कहेंगे? उसके बाद नंबर 4 हम कहेंगे कोशिकीय संरचना और उपापचयी प्रक्रिया। तो नंबर 4 क्या कह रहे हैं? उपापचयी प्रक्रिया कह रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा, क्या कह रहे हैं? उपापचयी प्रक्रिया, जिसको हम अंग्रेजी में मेटाबॉलिक प्रोसेस भी कहते हैं। नंबर 5 हम क्या कह रहे हैं? कोशिकीय संरचना, सेलुलर स्ट्रक्चर। इन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ऐसे हालांकि इसमें सजीव के अंदर और भी गुण हो सकते हैं, जैसे कि है ना प्रचलन हो सकता है, गति हो सकता है ना, उसके बाद और भी कई सारी चीजें हो सकती है। लेकिन हम यहाँ पे 5 गुणों को कंसीडर किए हैं और ये 5 गुण क्लास 11th के एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। तो बहुत डिटेल में हमने क्या किया है, चैप्टर को बनाया है, आपके लिए डिजाइन किया है। तो आप बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं तो स्टैंडर्ड लेवल में एक टॉपर कैसे नंबर लाता है, उस तरह की तैयारी आपके सामने करवाने जा रहे हैं। तो आइए बिना देर के हुए शुरू करते हैं आगे सजीव के लक्षण के बारे में। अब देखिए यहां पे जो क्वेश्चन बनता है बिहार बोर्ड का, कौन सा क्वेश्चन बनता है? बिहार बोर्ड ने 2 नंबर का क्वेश्चन दिया था। तो लीजिए आपके सामने 2 नंबर का क्वेश्चन परोस देते हैं, आपके सामने रख देते हैं। 2 नंबर का क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि सजीव के किन्हीं 4 लक्षणों को लिखिए। हम तो आपको 5 बता चुके हैं, आपसे 4 पूछा गया था, हमने आपको क्या बता दिया? 5 बता दिया। और आइए इन्हीं गुणों को हम थोड़ा डिटेल में एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले बात कर रहे हैं वृद्धि के बारे में। तो आइए वृद्धि के बारे में जान लेते हैं, वृद्धि के बारे में जान लेते हैं कि वृद्धि के बारे में कैसे जानेंगे। तो ये देखिए, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं नंबर 1, सजीव का जो पहला गुण आपके सामने हम लिखे थे उसका नाम क्या है? वृद्धि। अब देखिए वृद्धि में क्या होगा, ध्यान से सुनिए, जिसको हम अंग्रेजी में ग्रोथ कहते हैं। किसी भी चीज में देखिए वृद्धि को समझते हैं प्यार से। वृद्धि क्या एक तरह का परिवर्तन है। अब वो परिवर्तन किस प्रकार का होगा? देखिए वृद्धि का मतलब होता है परिवर्तन, या तो वो संख्या में परिवर्तन हो जाए या तो वो आकार में परिवर्तन हो जाए। तो आकार में परिवर्तन होगा तो भी उसे हम वृद्धि कहते हैं, और संख्या में परिवर्तन होगा तो भी उसे क्या कहते हैं? वृद्धि कहते हैं। मेरे साथ जुड़ जाइए, मुझे बता दीजिए कि वृद्धि का मतलब क्या? 2 बातें। वृद्धि एक प्रकार का परिवर्तन है, संख्या में और बताइए आकार में। तो ध्यान से सुनिए, वृद्धि का मतलब क्या? संख्या का बढ़ना। सुनिएगा ध्यान से, वृद्धि का मतलब क्या? संख्या का बढ़ना। तो संख्या का बढ़ना क्या कहलाएगा? संख्या का बढ़ना क्या कहलाएगा? वृद्धि। और आगे की बात करें, ध्यान से सुनिएगा, संख्या का बढ़ना वृद्धि कहलाएगा। और आकार का बढ़ना, आकार समझते, कोई छोटा है तो बड़ा हो जाए तो आकार का बढ़ना भी वृद्धि कहलाता है। समझाने के लिए, पहले चिंटू बहुत छोटा था, अब चिंटू बड़ा हो गया है तो उसका क्या बढ़ गया? आकार। तो उसकी क्या हो गई? वृद्धि। तो आकार का बढ़ना भी क्या कहलाएगा? वृद्धि कहलाएगी। मान लीजिए आपके अकाउंट में 20,000 रुपए थे और अचानक से वो 2 लाख हो जाए, तो मुझे बताइए संख्या बढ़ा कि नहीं? तो वृद्धि हुई कि नहीं? तो संख्या का
बढ़ना भी क्या कहलाता है, वृद्धि कहलाता है, और आकार का बढ़ना भी क्या कहलाता है, वृद्धि कहलाता है। तो आप संख्या बढ़ना और आकार का बढ़ना क्या कहलाएगा, वृद्धि कहलाएगा। और संख्या का बढ़ना और आकार का बढ़ना ये वृद्धि के गुण है। तो ध्यान से सुनिए, अब एक बार संख्या बढ़ गई तो क्या वो दोबारा वापस घट सकती है क्या, नहीं। एक बार अगर चिंटू बड़ा हो गया तो क्या दोबारा छोटा हो सकता है क्या सोचने वाली बात है। थोड़ा सा क्या है, गले में दर्द है, लेकिन आपको एहसास नहीं होगा आरआर सर कितना भी तकलीफ में होते हैं लेकिन क्लास जरूर लेते हैं। तो आइए आप जुड़ जाइए हमारे साथ, बने रहिए हमारे साथ, लगातार मेहनत कर रहे हैं आपके लिए। तो कुछ भी हो जाए लेकिन क्लास चलता रहेगा, रुकेगा नहीं। तैयारी आपकी शानदार तरीके से चलती रहेगी, है ना। हम रुकने वाले नहीं है। मैं रार नहीं मानूंगा, है ना, मैं हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाट पर लिखता मिटाता हूं। तो लगातार बने रहिए हमारे साथ और इसी मोटिवेशन के साथ आगे बढ़ते हैं। हमने कहा संख्या का बढ़ना और आकार का बढ़ना क्या कहलाता है, वृद्धि। और एक बार ये वृद्धि हो गया, ये परिवर्तन हो गया, तो ये दोबारा परिवर्तन रिवर्स नहीं हो सकता है, दोबारा परिवर्तन उल्टाए नहीं जा सकते हैं। इसलिए वृद्धि के बारे में कहते हैं कि वृद्धि एक प्रकार का अनुत्क्रमणीय परिवर्तन है। एक बच्चा अगर बड़ा हो गया तो फिर से वो बच्चा नहीं बन सकता है। क्या आप दोबारा बच्चा बन सकते हैं क्या, पॉसिबल नहीं है। बनना तो सब चाहता है, मैं भी बच्चा बनना चाहता हूं आपके साथ, लेकिन बन नहीं सकते ना, क्योंकि वृद्धि हो चुकी है। तो वृद्धि क्या है, एक प्रकार का अनुत्क्रमणीय परिवर्तन है। तो ये एक प्रकार का अनुत्क्रमणीय परिवर्तन है जिसको दोबारा उल्टाया नहीं जा सकता है। तो अनुत्क्रमणीय परिवर्तन है। तो वृद्धि क्या है, एक प्रकार का अनुत्क्रमणीय परिवर्तन है जिसमें संख्या जिसमें ध्यान से सुनिएगा, जिसमें संख्या और आकार की वृद्धि होती है, जिसमें संख्या और आकार की, ये जिसमें संख्या और आकार में परिवर्तन होता है। तो ये लिख सकते हैं जिसमें संख्या बढ़ता है, जिसमें संख्या बढ़ता है। तो एक प्रकार का अनुत्क्रमणीय परिवर्तन है जिसमें संख्या बढ़ता है और आकार भी क्या होता है, संख्या और आकार बढ़ता है। तो लिख देते हैं संख्या और मशक्कल हैं बसंती, है ना, संख्या और प्यार से आकार बढ़ता है। इसे हम क्या कहते हैं, वृद्धि कहते हैं। समझते हैं कि एग्जाम्पल की मदद से कैसे समझेंगे। मेरे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए। ये एक कोशिका है। अब इस कोशिका की हम क्या करा देते हैं, आकार में वृद्धि करा देते हैं। तो देखिए ध्यान से, इस कोशिका के आकार में वृद्धि हो चुका है, चाहे केंद्रक हो चाहे कोशिका द्रव हो, चाहे ये केंद्रक हो चाहे ये कोशिका द्रव हो, है कि नहीं। तो केंद्रक हो चाहे कोशिका द्रव हो। ध्यान से सुनिएगा, चेयर को मूव मत कीजिए, चेयर ऐसे रहने दीजिए, ठीक है, वो डिस्टर्बेंस हो रहा है, ठीक है। तो ये देखिए कोशिका है और ये क्या है ना, कोशिका के आकार में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो ये कोशिका है और कोशिका के आकार में वृद्धि हो रही है। तो आकार का बढ़ना क्या कहलाता है, वृद्धि कहलाता है। तो यहाँ पे क्या बढ़ा, आकार बढ़ा। तो आकार का बढ़ना भी क्या है, वृद्धि है। अब ये वृद्धि होने के बाद, आकार बढ़ने के बाद ये कोशिका दो भाग में क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी ना। तो अब जरा देखिए, ये कोशिका दो भाग में विभाजित हो जाया करती है। तो अब हमने क्या कहा कि पहली बात कोशिका के आकार में वृद्धि हुआ, अब ये कोशिका की संख्या बढ़ गई, दो भागों में विभाजित हो गया। तो कोशिका की क्या बढ़ गई, संख्या बढ़ गई। तो क्या बढ़ गई, संख्या बढ़ गई, है ना। ये मेरे साथ एकदम मजाक कर रहा है बोर्ड भी, संख्या बढ़ गई। तो संख्या का बढ़ना भी वृद्धि कहलाता है और आकार का बढ़ना भी क्या कहलाता है, वृद्धि कहलाता है। तो चलिए वृद्धि को हम यहाँ पे समझ चुके हैं और आगे बात करेंगे हम लोग जनन के बारे में। किसके बारे में, जनन। तो सजीव का जो दूसरा गुण है जिसको हम क्या कहते हैं, जनन कहते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा, सजीव का दूसरा गुण क्या कहलाएगा, जनन। इसी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन कहते हैं, है ना। चिंटू कैसे आया दुनिया में, बाय द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन, है कि नहीं, सबको पता है, बाय द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। जनन का मतलब क्या होता है, आइए आपको बताते हैं। तो जनन का मतलब होता है जन्म देना। तो जन्म देने की जो प्रक्रिया है ना, जनन का मतलब क्या होता है, जन्म देना। तो जन्म देना मतलब क्या कहलाता है, जनन कहलाता है। री मतलब होता है अगेन, प्रोडक्शन का मतलब होता है उत्पन्न करना, दोबारा उत्पन्न करने की जो प्रक्रिया है उसी को जनन कहते हैं अंग्रेजी में। जैसे मान लीजिए एक बार कोई इंसान पैदा ले लिया, फिर उसने क्या किया, किसी और इंसान को पैदा किया, फिर उसने क्या किया, किसी और इंसान को पैदा किया। तो बार बार जो प्रोडक्शन हो रहा है इसी को जनन या रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो आइए जनन की बात करें। जनन का मतलब क्या है, जन्म देना। तो ध्यान से सुनिए, जनन का परिभाषा क्या है, ये तो मीनिंग है ना, जन्म देने की प्रक्रिया को जनन कहते हैं, ये तो मीनिंग है। परिभाषा क्या है, तो जनन एक ऐसी विधि है जिसमें अपने ही समान किसी जीव को जन्म दिया जाता है। तो ध्यान से सुनिए, अपने ही समान नए जीव को, या ऐसी विधि जिसमें अपने ही समान किसी नए जीव को जन्म दिया जाता है, या फिर अपने ही समान नए जीव को जन्म देना, अपने ही समान नए जीव को जन्म देना,
नए जीव को जन्म देना क्या कहलाता है? अपने ही समान नए जीव को जन्म देना क्या कहलाता है? जनन कहलाता है। देखिए फुल नोट्स यहाँ पे नहीं है, फुल नोट्स के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, चैनल टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइए। पूरा डिटेल नोट जो मैं बोल रहा हूँ ना डिटेल में, वो सारी चीजें आपको मिल जाएगी, क्योंकि बोर्ड पे सारी चीजें लिखना पॉसिबल नहीं है, समझाने की गारंटी हमारी है। लिखने की जो बात है, मैं बहुत सारी चीजें आपको लिख के दूंगा, है ना। कोई पीडीएफ लेके नहीं आया तो आपको आराम से टेलीग्राम पे जाइएगा, उस पर पीडीएफ मिलेगा, आप वहां से जाके नोट कर लीजिएगा। तो नोट्स भी बनाना है प्रॉपर, है कि नहीं, और चैनल को लगातार शेयर भी करना है। क्यों? क्योंकि मुफ्त एजुकेशन, फ्री एजुकेशन दे रहे हैं, तो आपकी मोटिवेशन की, आपके सपोर्ट की परम आवश्यकता है। तो आप सपोर्ट जरूर कीजिएगा, ये मेरा वादा है। बिहार को बदलने मैं भी चला हूं, बिहार को आप भी बदलना चाहते हैं सच में अगर आप सच में बिहारी हैं और सच में बिहार को बदलना चाहते हैं तो कीप सपोर्टिंग, सपोर्ट बनाए रखिएगा। आइए, तो अपने ही समान नए जीव को जन्म देना क्या कहलाता है? जनन कहलाता है। जैसे एलिफेंट यानी मादा एलिफेंट बच्चे बेबी एलिफेंट को पैदा करती है, ह्यूमन बींग्स को पैदा करता है, यानी मानव मानव को ही जन्म देता है। ये नहीं मानव, है ना, सांप को जन्म दे देगा। आपने कई बार ये भी सुना होगा कि एक व्यक्ति ने सांप को पैदा कर दिया या एक महिला ने सांप को जन्म दिया है। ये सब गलत न्यूज होती है, ये सब फॉल्स बातें होती है। ये इस तरह के न्यूज पर हमें भरोसा नहीं करना है। क्यों? क्योंकि जनन वैसी प्रक्रिया है जिसमें अपने ही समान नए जीव को उत्पन्न किया जाता है। मतलब मानव बिल्ली पैदा नहीं कर सकता, या बिल्ली किसी इंसान को जन्म नहीं दे सकती है, इंसान ही इंसान को जन्म देगी, है कि नहीं। तो इसका मतलब क्या? अपने ही समान नए जीव को जन्म देना क्या कहलाता है? जनन कहलाता है। जैसे माता हाथी, है ना, माता हाथी बेबी हाथी को जन्म देती है ना। मदर मंकी आहा आहा आहा, मदर मंकी किसको जन्म देगी? बेबी मंकी को, है कि नहीं, बेबी मंकी को। मदर वुमेन किसको? बेबी वुमेन को प्रोड्यूस करती है। तो याद रखिएगा कि अपने ही समान अपने ही समान नए जीव को जन्म देना, है ना, बेबी ह्यूमन को जन्म देती है। तो अपने ही समान नए जीव को जन्म देना क्या कहलाता है? जनन कहलाता है। अब जरा देखिएगा ध्यान से, जनन की कई सारी विधि होती, कई सारे तरीके होते हैं बच्चे पैदा करने के। तो कैसे दुनिया में कोई नया जीव आएगा, उसके कई सारे तरीके हैं, उन तरीकों को हम विधि कहते हैं। उन तरीकों को क्या कहते हैं? विधि। अब सोच रहे होंगे सर आप तो पढ़ा रहे हैं पोषण, लेकिन जनन में कैसे चले गए? तो मैं कह रहा हूं आपसे कि आपसे क्या पूछा गया था? सजीव के लक्षण। तो सजीव के लक्षणों को थोड़ा समझ लीजिए और तैयारी डे 1 से करना है। अब डे 1 से कैसे करना है? देखिए मैं पहले बता दूं कि बाकी के YouTube चैनल्स या बाकी के लोगों को हम फॉलो नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि उनका टारगेट कुछ और है, हमारा टारगेट कुछ और है। मैं आपको डे 1 से तैयारी करवाना चाहता हूं, आपको पहले दिन से बोर्ड के लिए मेंटली तैयार करना चाहता हूं। तो मेरे कंटेंट में अलग लेवल का फील है, अलग लेवल की कहानी है। तो मैं आपको डे 1 से तैयार करूंगा ना। अभी तो मैंने आपको 2 नंबर के क्वेश्चन बताए हैं, अभी इसी में 5 नंबर के भी क्वेश्चन बता दूंगा और इसी में 5-6 ऑब्जेक्टिव भी बता दूंगा। तो टॉपिक को शुरू करने से पहले जान लीजिए कि तैयारी किस लेवल की चल रही है ना। हमारा कंपटीशन खुद से है। तो आप ध्यान से सुन लीजिए कि कंपटीशन को बीट करने के लिए आपको लगातार मेहनत करना पड़ेगा, मेरे साथ मेहनत करना पड़ेगा। तो जनन की विधि के बारे में बात करते हैं। तो जन्म देने के लिए कई सारे तरीके हैं, उन जनन की विधियों को कैसे एक्सप्लेन किया जाएगा ध्यान से सुनिए। तो हमने क्या कहा कि किसी भी कोई भी नया जीव किस तरीके से पैदा होता है, उस तरीके को हम विधि कहते हैं। यानी कि जो विधि है, यहां पे हम देखेंगे 2 तरह की विधि है। तो 2 तरह की विधि से हम क्या कर सकते हैं? किसी नए जीव को जन्म दे सकते हैं। पहले विधि का नाम क्या है? अलैंगिक जनन। पहले विधि का क्या नाम है? अलैंगिक जनन, ठीक है। और दूसरे विधि का क्या नाम है? ध्यान से सुनिएगा, दूसरे विधि का नाम है लैंगिक जनन। तो दूसरे विधि का क्या नाम है? लैंगिक जनन। पहले विधि का नाम क्या है? अलैंगिक जनन। अब जरा ध्यान से सुन लीजिए, जनन की ऐसी विधि जिसमें कोई एक जीव किसी नए जीव का निर्माण करता है उसे हम क्या कहते हैं? अलैंगिक जनन कहते हैं। तो ध्यान से सुनिए, कोई एक जनक जीव, तो एक जनक जीव, है ना, एक जनक जीव किसी नए जीव का क्या करेंगे? यहाँ पे एक जनक जीव किसी नए जीव का निर्माण करेंगे, तो इस विधि को हम अलैंगिक जनन कहते हैं। जैसे देखिए एग्जाम्पल के लिए ध्यान से सुनिएगा, 5 नंबर का ये एग्जाम्पल है। ये एग्जाम्पल कितने नंबर का है? 5 नंबर का है ना। और यहाँ पे मैं अगर क्वेश्चन बिहार बोर्ड का गिनवाने लगूँ तो कई सारे क्वेश्चन है। अलैंगिक लैंगिक में क्या अंतर होता है ना, ये सारी चीजें पूछी गई क्वेश्चन है या पूछा गया प्रश्न है। तो आप घबराइए नहीं, आप RR सर के क्लास में मुस्कुराहट बनाए रखिए, मेहनत चल रहा है और इसी मेहनत में आप भी आके जुड़ जाइए। तो आइए देखिए ध्यान से, यहां पे हमने क्या कहा? ये अमीबा है ना, ये अमीबा है। और ये अमीबा जो है इसको हम लोग कहते हैं जनक अमीबा।
क्या कहेंगे इसे, जनक अमीबा। अब ये अमीबा की क्या होगी, सबसे पहले अमीबा की होती है वृद्धि। तो ध्यान से सुनिएगा, मुस्कुराते हुए देखिएगा, घबराना नहीं है, मैं आपके साथ जुड़ चुका हूं। तो अमीबा की क्या हो गई, वृद्धि। तो ये अमीबा की वृद्धि हो गई। तो सबसे पहले अमीबा की वृद्धि होती है ना। किसी भी जब कभी भी विभाजन होता है, कोई भी जनन होगा तो पहले वृद्धि होगी। और वृद्धि होने के बाद क्या होता है, सबसे पहले देखिए पहला चरण क्या है, वृद्धि होने के बाद का सबसे पहला चरण, वृद्धि होने के बाद का सबसे पहला चरण, चरण चरण चरण, पहला चरण क्या है, ध्यान से सुनिएगा, पहला चरण क्या है, ध्यान से सुन लीजिए, है ना। पहला चरण क्या है, एक बार ध्यान से सुन लीजिए। पहला चरण है केंद्रक का विभाजन। पहला चरण क्या है, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि सबसे पहले क्या होता है, अमीबा में केंद्रक का विभाजन होता है। तो हमने केंद्रक का विभाजन करा दिया है। तो ध्यान से सुनिए, सबसे पहले क्या होगा, केंद्रक का विभाजन, है ना, कैरियोकाइनेसिस अंग्रेजी में कहते हैं, केंद्रक का विभाजन होगा। तो सबसे पहले क्या हुआ, केंद्रक का विभाजन। तो सबसे पहले हमने क्या करा दिया, केंद्रक का विभाजन करा दिया है। और केंद्रक विभाजन के बाद क्या होगा, ध्यान से सुनते रहिएगा। केंद्रक विभाजन का डायग्राम थोड़ा छोटा कर रहे हैं ताकि आपको यहाँ पे थोड़ा जगह कम है ना, तो आप तो कॉपी में बड़ा बनाइएगा और हम आपके लिए थोड़ा सा छोटा करके लिख देते हैं। आप मेरी मजबूरी को प्यार से समझिएगा। तो हमने क्या कहा भाई, सबसे पहले हमने केंद्रक का विभाजन करा दिया। दूसरे चरण में क्या होगा, कोशिका द्रव का विभाजन। तो अब क्या हो चुका है, कोशिका द्रव का भी विभाजन हो चुका है, कोशिका द्रव का भी विभाजन हो चुका है। और फाइनली अंततः क्या होगा, अंततः क्या होगा मैं आपको बता देता हूं, ध्यान से सुनिए। अंततः क्या होगा, यहां से ये टूट जाएंगे और टूटने के बाद दो नए अमीबा का निर्माण होगा। ध्यान से सुनिएगा, दो नए अमीबा का निर्माण होगा, दो नए अमीबा का निर्माण होगा। तो अल्टीमेटली मैंने आपसे क्या कहा, ध्यान से सुनिएगा, मैंने आपसे क्या कहा, मैंने आपसे ये कहा है कि दो नए अमीबा का निर्माण होगा। ठीक है, दिख रहा है क्या, हाँ चलिए, दो नए अमीबा का निर्माण होगा। तो अब ध्यान से देखिएगा, ध्यान से, मैंने क्या कहा कि एक जनक अमीबा यानी एक जनक जीव दो नए संतति अमीबा का, दो नए संतति अमीबा का निर्माण करते हैं, दो नए संतति अमीबा का निर्माण करते हैं। तो मैंने कहा एक जीव से, है ना, दो जीव का निर्माण हो रहा है, तो एक जीव से नए जीव का निर्माण हो रहा है। जनन की ऐसी विधि जिसमें एक जीव से नए जीव का निर्माण होगा उसे हम क्या कहेंगे, अलैंगिक जनन। बच्चों ये तो टेलर है, पिक्चर अभी मेरे बाकी है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। और जब पिक्चर आपके सामने आएगा, एक एक चैप्टर, एक एक लाइन आर सर आपको कंप्लीट करा के देंगे इसी चैनल पर, स्टडी विद रिजल्ट के चैनल पे। तो आपको जुड़ जाना है, आपको मेहनत जारी रखना है हमारे साथ। आइए देखिए ध्यान से, ये तो हो गया आपका क्या, अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन में क्या होता है कि दो जीव मिलकर किसी नए जीव का निर्माण करते हैं। तो इसमें हम ये कहेंगे कि इसमें दो जीव, ओ हो, इसमें क्या कहेंगे, दो जीव, ओ हो। तो इसमें दो जीव, आपको दिख रहा है क्या कलर, हाँ चलिए, ये दो जीव क्या करेंगे, नए जीव का निर्माण करेंगे। जैसे चिंटू के पापा और चिंटू के मम्मी, ये दोनों मिलकर ही क्या किए हैं, चिंटू का निर्माण किए हैं। तो एक होती है माता या एक होती है मादा, है ना, एक होगी नर, है ना। मादा के अंदर बनता है मादा युग्मक और नर के अंदर बनता है नर युग्मक। ये जो पूंछ वाली कोशिका है इसे हम नर युग्मक कहते हैं। कोशिका के बारे में आगे डिटेल दूंगा। इन दोनों के मिलने से बनता है युग्मनज या जिसको हम कहते हैं जायगोट, है कि नहीं। और नर युग्मक और मादा युग्मक के मिलने की जो प्रक्रिया होती है इसे हम निषेचन कहते हैं। क्या कहते हैं, निषेचन। याद रखिएगा कि नर युग्मक, 2 नंबर का सवाल यहां भी है। तो मैं अगर क्वेश्चन गिनवाने लगूं ना तो आपको एकदम क्या कहें, लाइन लग जाएगा, क्वेश्चन का लड़ी लग जाएगा। 2 नंबर का सवाल ये भी, निषेचन क्या है, नर युग्मक और मादा युग्मक के मिलने की प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं। ये सब क्वेश्चन पूछा गया। निषेचन के बाद क्या बनेगा, युग्मनज, युग्मनज, युग्मनज। तो ये बनेगा युग्मनज। और युग्मनज वृद्धि होकर क्या करेगा, नया जीव का निर्माण करेगा। वो नया जीव या तो चिंटू हो सकता है या तो चिंटी हो सकता है, अरे लड़की भी हो सकती है, लड़का भी हो सकता है, चिंटू चिंटी दोनों हो सकती है। तो आपने क्या देखा कि नर और मादा दोनों मिलकर, दो जनक जीव मिलकर किसी नए जीव का क्या किए हैं, निर्माण किए हैं। तो मैंने आपसे क्या कहा, जनन की ऐसी विधि जिसमें दो जीव किसी नए जीव का निर्माण करते हैं उसे लैंगिक जनन कहते हैं। लेकिन इसमें भी कुछ कमी है, उस कमी को जब हम जनन वाला चैप्टर पढ़ाएंगे वहां डिटेल में एक्सप्लेनेशन दे देंगे। तो चलिए यहां पे आपको याद रखना है जनन की विधियों के बारे में। अब देखिए थोड़ा सा डिटेल और है, अलैंगिक जनन के भी कई सारे प्रकार होते हैं। अब यहां से बिहार बोर्ड ने कितना क्वेश्चन उठाया है मैं आपके सामने पेश कर देता हूं। बहुत सारे क्वेश्चन उठाए हैं। तो अलैंगिक जनन के प्रकार, तो अलैंगिक जनन के प्रकार क्या क्या हैं, आहा हा,
अलैंगिक जनन के प्रकार क्या क्या हैं? आहा, ध्यान से सुनते रहिएगा। सबसे पहला प्रकार है बीजाणु, ये सबसे पहला प्रकार है द्विखंडन। तो ध्यान से सुनिए, सबसे पहले क्या कहेंगे? द्विखंडन। आप सोच रहे होंगे सर पहले तो खंडन है ना, घबराइए नहीं, भरोसा रखिए, जिस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूं वो बहुत यूनिक होने वाला है। तो आइए डिटेल में आगे एक्सप्लेन करेंगे। द्विखंडन, उसके बाद है मुकुलन, मुकुलन, और उसके बाद आगे देखिए, उसके बाद है बीजाणु जनन, ध्यान से सुनिएगा, बीजाणु जनन। उसके बाद क्या है? अपखंडन, ध्यान से सुनते रहिए बस, अपखंडन। आपको मुस्कुराते रहना है, मुस्कुराहट कम नहीं होनी चाहिए, मेहनत बहुत जोरदार से कर रहा हूं। अपखंडन के बाद हमें जो पढ़ना है उसका नाम है कायिक प्रवर्धन। तो ध्यान से सुनिएगा, उसके बाद है कायिक प्रवर्धन, तो प्रवर्धन, कायिक प्रवर्धन। अब जरा ध्यान से देखिए, ये अलैंगिक जनन के कुछ प्रकार हैं। इनको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इसको देखिए अंग्रेजी में क्या कहते हैं, इसको अंग्रेजी में कहते हैं बाइनरी फिजन। क्या कहते हैं? बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन, दो शब्द आपके सामने लिख रहा हूं, एक वर्ड लिख रहा हूं फ्यूजन और एक वर्ड लिख रहा हूं फिजन, है ना। तो फ्यूजन का मतलब क्या? फ्यूजन का मतलब होता है जुड़ना, है ना, और फिजन का मतलब क्या होता है? टूटना, है ना। तो मैं आपके सामने पेश कर देता हूं। फ्यूजन का मतलब क्या हो गया? जुड़ना। आप कुछ और मत समझिएगा, फ्यूजन का मतलब क्या हो गया? जुड़ना, और फिजन का मतलब क्या हुआ? टूटना। फिजन का मतलब क्या हुआ? टूटना। या फिर वो वाला आपने देखा हो ना, राजा जी की दिलवा टूट जाई, तो फिजन का मतलब क्या हुआ? टूटना। तो आप समझते हैं टूटने का मतलब क्या है और जुड़ने का मतलब क्या है। फ्यूज मतलब जुड़ जाना, फिजन का मतलब होता है टूटना। तो बाइनरी का मतलब होता है दो और फिजन का मतलब होता है टूटना। तो कोई ऑर्गेनिज्म दो हिस्सों में टूट जाएगा तो उसे हम बाइनरी फिजन कहते हैं। इसके बाद मुकुलन को अंग्रेजी में कहते हैं बडिंग, बडिंग। इसके बाद इसको बोलते हैं स्पोर फॉर्मेशन, है ना, स्पोर फॉर्मेशन। इसके एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं, ठीक है। उसके बाद अपखंडन को बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन, हाँ फ्रेगमेंटेशन, है ना। उसके बाद आगे क्या कहेंगे? वेजिटेटिव टेटिव टेटिव प्रोपगेशन, आ हा, ला। चलिए, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। अब जरा ध्यान से सुनिए, इसको याद कैसे करेंगे? BBS FB, बीबीज फेवर। देखिए बातें तो बीवी के फेवर में ही करनी पड़ती है, चाहे कोई भी हो। मैं शादीशुदा नहीं हूं, मैं आपको पहले बता देता हूं, तो मैं किसी के फेवर में नहीं, मैं बस आपके फेवर में हूं। तो घबराने वाली बात नहीं है। जो लोग भी शादीशुदा हैं उनको बीवीज का ही फेवर यानी बीवी का ही फेवर करना पड़ता है, नहीं करने पर खाना भी बंद हो जाया करता है। इसलिए मैंने खाना बनाना पहले ही सीख लिया है। तो बीवीज फेवर की अगर बात करें, ध्यान से सुनिएगा। हाँ, ये बात आप कमेंट करके विपिन सर को भी बोल सकते हैं, उनकी भी शादी नहीं हुई है। अब वो फेवर ले लें तो अलग बात है, ठीक है। आइए जरा ध्यान से देखिए, बीबीज फेवर की बात कर रहे हैं, आइए ध्यान से सुनते हैं। तो बीबीएस की बात कर रहे हैं, बीबीज फेवर की बात कर रहे हैं। तो बी से क्या हुआ? बाइंडी फिजन, बी से क्या हुआ? बडिंग, एस से क्या हुआ? स्पोर फॉर्मेशन, एफ से क्या होगा? फ्रेगमेंटेशन, और भी से क्या हुआ? वेजिटेटिव प्रोपगेशन। अब यहाँ पे देखिए, दुई का मतलब होता है दो। तो अलैंगिक जनन की ऐसी विधि जिसमें कोई जीव दो हिस्सों में विभाजित तो हो जाया करता है उसे द्विखंडन कहते हैं। मुकुल क्या होता है ये समझिए। जैसे मान लीजिए शरीर है ये, ठीक है, और शरीर के ऊपर सॉरी, शरीर के ऊपर क्या होता है? कोशिका बाहर की तरफ इस तरीके से वृद्धि कर जाती है, उभार बन जाता है। तो कोशिका बाहर की तरफ, जैसे मान लीजिए मेरा शरीर है और बाहर की तरफ कोशिका वृद्धि कर जाए, तो उस उभार को हम मुकुल कहते हैं। तो ये जो उभार है ना, इसे हम मुकुल कहते हैं, है ना, मुकुल कहते हैं या बर्ड कहते हैं। तो कोशिका यानी शरीर के ऊपर जो कोशिका बाहर की तरफ निकल जाती है उसे हम क्या कहते हैं? या तो मुकुल कहते हैं या फिर बर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? बर्ड, BUD, बर्ड, है कि नहीं, बर्ड कहते हैं। बीजाणु क्या होता है? एक ऐसी संरचना होती है जिससे नए जीव का निर्माण हो जाता है। तो बीजाणु बहुत, है ना, छोटी सी संरचना होती है, उसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। अपखंडन क्या होता है? अपखंडन का मतलब होता है खंड या टुकड़ा। तो कोई जीव अगर अलग अलग हिस्सों में टूट गया, उससे नया जीव बन रहा है, तो उसे क्या कहेंगे? अपखंडन कहेंगे, ठीक है। तो अपखंड से, टुकड़े से नए जीव का बनना अपखंडन कहलाता है। तो आप इस तरीके से याद रख सकते हैं, मुकुल से नए जीव का बनना मुकुलन कहलाता है, विजाणु से नए जीव का बनना विजाणु जनन कहलाता है, अपखंड से, टुकड़े से नए जीव का बनना क्या कहलाता है? अपखंडन कहलाता है। और पौधे के कायिक भाग, जड़, तना, पत्ती से नए जीव का बनना क्या कहलाता है? कायिक प्रवर्धन कहलाता है। ज्यादा डिटेल में आपको चैप्टर उसमें पढ़ाया जाएगा, किसमें? आपको याद है ना, जनन वाले चैप्टर में पढ़ाऊंगा। यहाँ पे बस एग्जाम्पल लिख देता हूँ, तुम्हारे बोर्ड का एग्जामिनेशन तैयारी डे 1 से कर रहे हैं तो तैयारी आपको डे 1 से मिलेगा। जैसे द्विखंडन आपको देखने को मिलेगा अमीबा में, पैरामीशियम में, ठीक है, पैरामीशियम में। और भी एग्जाम्पल है, युगलीना भी इसके अंदर आता है, युगलीना तेरे बिना भी क्या जीना, युगलीना, युगलीना। और भी कई सारे एग्जाम्पल है, बट इतना मैंने आपके सामने लिख दिया है, ठीक है। तो अमीबा, पैरामीशियम, युगलीना, ये सब किसके अंदर? द्विखंडन होता है। लेकिन याद रखिएगा, अमीबा में द्विखंडन होता है, ये कई बार पूछा गया। पैरामीशियम में द्विखंडन होता है, ये भी कई बार पूछा गया, ठीक है। उसके बाद मुकुलन, मुकुलन जो है ना हाइड्रा के अंदर होगा। अब हाइड्रा के बारे में आपको पिछले लेक्चर में बताया था, एक कोशिकीय जीव है,
या बहुकोशिकीय जीव है, बहुकोशिकीय जीव है और इसके अंदर मुकुलन देखने को मिलता है। उसके बाद ईस्ट के अंदर भी क्या देखने को मिलता है? मुकुलन। देखिए डिटेल में आपको चैप्टर में ही पढ़ाया जाएगा, ये बस केवल और केवल इंट्रोडक्टिव पार्ट है। जनन को डिटेल में समझ रहे हैं तो मेरा क्या कहना है कि मेहनत इस तरीके से कीजिए, कहते हैं कि है ना, मेहनत इस तरीके से करो कि सफलता शोर मचा दे। तो आप मेहनत चुपचाप करते रहिए हमारे साथ, सफलता जरूर मिलेगी, टॉपर के लिस्ट में आपका नाम जरूर आएगा, है ना, इसलिए इतनी मेहनत कर रहे हैं। उसके बाद अगर बीजाणु जनन की बात करें तो बीजाणु जनन के अंदर आपको एक नाम आपको याद रखना है, क्या? राइजोपस या ब्रेड मोल्ड। तो यहां पर आपको याद रखना है राइजोपस या फिर याद रखिएगा ब्रेड मोल्ड, राइजोपस या ब्रेड मोल्ड। एग्जाम्पल बस याद रखिएगा, सब क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद अपखंडन में याद रखना है स्पाइरोगायरा। स्पाइरोगायरा एक तरह का शैवाल है ये, जिसके बारे में आपको डिस्कस किया गया था। और कायिक प्रवर्धन में क्या? पौधे के जितने भी भाग है, जड़, तना, पत्ती। तो मैं यहां से थोड़ा सा इसको ऊपर करेंगे, ध्यान से सुन लीजिए, हाँ, और फिर यहां पे नोट करके लिख देते हैं ताकि आप घबराइए नहीं और आपको चीजें आसान लग जाए। तो आइए देखिए, जड़, तना, पत्ती से, जड़, तना, पत्ती से नए जीव का निर्माण होना क्या कहलाता है? कायिक प्रवर्धन कहलाता है। तो इस तरीके से हमने सजीव का दूसरा लक्षण भी आपके सामने क्या किया है? प्रस्तुत किया है। अब तीसरे लक्षण की अगर हम बात करें तो तीसरा लक्षण क्या है? संवेदनशीलता। तो आइए तीसरे लक्षण की बात करते हैं, हम संवेदनशीलता की बात करते हैं। किसकी बात कर रहे हैं? संवेदनशीलता की बात करें, कॉन्शियसनेस की बात करते हैं। तो ध्यान से सुनिए, जितने भी सजीव हैं वो अपने बाह्य वातावरण के प्रति क्या होते हैं? संवेदनशील होते हैं। तो जितने भी सजीव हैं वो सजीव अपने बाह्य वातावरण के लिए, है ना, बाह्य वातावरण के लिए संवेदनशील होते हैं। तो मैं सीधा सीधा लिख देता हूं, सजीव क्या होते हैं? संवेदनशील होते हैं। सजीव क्या होते हैं? संवेदनशील होते हैं। किसके लिए? बाह्य वातावरण के लिए। इसी को हम संवेदनशीलता कहते हैं। लेकिन अगर आपसे यह पूछा जाए कि अगर कोई व्यक्ति कोमा में है, तो अगर कोई व्यक्ति कोमा में तो उसके अंदर कोई भी संवेदनशीलता देखने को नहीं मिलती है, तो क्या उसे सजीव माने या नहीं माने? तो देखिए, अगर कोई व्यक्ति कोमा में है, उसके अंदर संवेदनशीलता नहीं देखने को मिलती है। संवेदनशीलता का मतलब होता है अपने बाह्य वातावरण के प्रति संवेदनशील होना। अगर मान लीजिए यहाँ पे गर्मी लग रही है, तो गर्मी लग रही तो हमें, या टेम्परेचर, तापमान बढ़ जाता हमें गर्मी लगेगी, तापमान घट जाता हमें क्या लगेगी? ठंड। तो हम अपने वातावरण के प्रति संवेदनशील है। जिस प्रकार से वातावरण होगा उसी प्रकार से हम अपना संवेदनशीलता क्या करेंगे? दिखाएंगे। लेकिन अगर कोई व्यक्ति कोमा में है तो क्या वो संवेदनशीलता दिखा सकता है? नहीं। ना उसे चोट लगेगा, ना उसे दर्द होगा, ये सब कुछ नहीं होगा, ना ही उसे ठंडी लगेगी, ना ही उसे गर्मी लगेगी। लेकिन उसके शरीर में कई सारे रासायनिक अभिक्रिया चल रहे होते हैं, उपापचय प्रक्रिया चल रहे होते हैं, उस आधार पर उसे सजीव कहा जा सकता है। तो यहाँ पे याद रखिएगा, संवेदनशीलता भी इसके अंदर आ जाता है। उसके बाद चौथे कैटेगरी की ओर बढ़ते हैं, और चौथा जो कैटेगरी है ना, उस कैटेगरी को यहां आपके सामने पेश कर रहे हैं। चौथा जो गुण है, उस चौथे गुण को यहां पे आपके सामने पेश कर रहे हैं, जिसका नाम है उपापचयी प्रक्रिया। क्या नाम है? उपापचयी प्रक्रिया। तो ध्यान से सुनिएगा, यहां पे क्या आ गया? उपापचयी प्रक्रिया, जिसको हम कहते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शन। तो ध्यान से सुनिएगा, या मेटाबॉलिक प्रोसेस। तो इसे हम क्या कहेंगे? मेटाबॉलिक प्रोसेस कहेंगे, या फिर इसी को हम कह देते हैं मेटाबॉलिज्म। क्या कह देते हैं? मेटाबॉलिज्म कह देते हैं। तो आइए जरा ध्यान से देखिए, उपापचय प्रक्रिया के बारे में बात कर रहे हैं। उपापचय प्रक्रिया क्या होता है? तो ध्यान से सुनिए, सबसे पहले क्या है? ये कोशिका है। सबसे पहले क्या है? ये कोशिका है। आपके सामने यहाँ पे लिख रहे हैं, ये क्या है? कोशिका है। इस कोशिका के अंदर क्या होती है? कई सारी रासायनिक अभिक्रिया होती है। तो कोशिका के अंदर क्या होगा? रासायनिक अभिक्रिया होगी। और कोशिका के अंदर जो रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, अब एक रासायनिक अभिक्रिया तो होगी नहीं, कई सारी रासायनिक अभिक्रिया होगी, और कई सारे रासायनिक अभिक्रिया के योग को, है ना, कई सारे रासायनिक अभिक्रिया के योग को हम उपापचयी अभिक्रिया, उपापचयी प्रक्रिया कहते हैं। तो ध्यान से सुन लीजिए कि कोशिका के अंदर रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, उसी रासायनिक अभिक्रिया को जोड़ दे इकट्ठे योग को क्या कह देंगे? उपापचयी प्रक्रिया कहेंगे। या फिर ध्यान से सुनिए, मैं स्टेटमेंट लिख ही देता हूं। क्या स्टेटमेंट है? यहां पे लिख देता हूं स्टेटमेंट, कोशिका के अंदर होने वाले रासायनिक अभिक्रिया के योग को, कोशिका के अंदर, ध्यान से सुनिएगा, कोशिका के अंदर होने वाले रासायनिक रासायनिक अभिक्रिया के योग को, रासायनिक अभिक्रिया के योग को, रासायनिक अभिक्रिया के योग को, रासायनिक अभिक्रिया के योग को हम उपापचयी अभिक्रिया कहते हैं, उपापचय प्रक्रिया कहते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं? उपापचय प्रक्रिया
कहते हैं, आपको याद रखना है ये। अब देखिए कोशिका के अंदर या तो हो सकता है प्रोटीन बन रहा होगा, या तो हो सकता है ग्लूकोज बन रहा होगा, या तो हो सकता है ग्लूकोज टूट रहा होगा। ये कई सारी रासायनिक अभिक्रिया कोशिका के अंदर चल रही है, जिसे हम क्या कहते हैं, उपापचयी प्रक्रिया कहते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। और उपापचय प्रक्रिया कई प्रकार के होते हैं, ध्यान से देखिएगा। उपापचयी प्रक्रिया दो प्रकार के होते हैं, बने रहिए हमारे साथ और लगातार बने रहिएगा तभी रिजल्ट होगा। तो उपापचय प्रक्रिया कितने प्रकार के होते हैं बता दीजिए, हमें कमेंट करके बता दीजिए अगर आपको पता है तो। दो प्रकार के होते हैं, एक को होता है, एक बोलते हैं उपचय और दूसरे को क्या कहते हैं, अपचय। एक को क्या कहते हैं, उपचय, दूसरे को क्या कहते हैं, अपचय। उपचय को बोलते हैं एनाबोलिक, एनाबोलिक या फिर बोलते हैं एनाबोलिज्म। तो या तो एनाबोलिक प्रोसेस कह दीजिए या फिर एनाबोलिज्म कह दीजिए, है ना। या तो एनाबोलिक प्रोसेस कह दीजिए या तो एनाबोलिज्म कह दीजिए। अपचय का मतलब होता है कैटाबोलिक, या तो कैटाबोलिक प्रोसेस कह दीजिए या फिर कैटाबोलिज्म कह दीजिए, ठीक है, कैटाबोलिज्म कह दीजिए। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, उपापचय प्रक्रिया का डिस्कशन कर सकते हैं, उपचय और अपचय। ध्यान से सुनिएगा, इस प्रक्रिया में एना का मतलब होता है बनना, इस प्रक्रिया में पदार्थों का रचना होता है, तो इसे रचनात्मक प्रक्रिया भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, रचनात्मक प्रक्रिया। और इस प्रक्रिया में पदार्थों का विनाश होता है, पदार्थ टूट जाया करते हैं, इसलिए इसको विनाशात्मक 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 प्रक्रिया कहते हैं। तो इसको क्या कहते हैं, विनाशात्मक प्रक्रिया कहते हैं। इस तरीके से आपको याद रखना है। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल क्या है, उपापचय प्रक्रिया दो प्रकार के होते हैं, उपचय और अपचय। उपचय में क्या होगा, पदार्थों का निर्माण होगा। जैसे उदाहरण के लिए कहें तो ग्लूकोज का निर्माण होगा, तो ग्लूकोज का क्या हो रहा है, निर्माण, तो ग्लूकोज का निर्माण होगा। अगर ग्लूकोज का निर्माण हो रहा है तो किसी भी पदार्थ का जब निर्माण होता है तो उसे उपचय कहते हैं। अब मुझे बताइए जरा, कमेंट करके ये बता दीजिएगा, चिंटू मिंटू गोलू भोलू मोलू जो भी लोग हैं बता दीजिएगा हमें कि ग्लूकोज के बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। जल्दी बताइए कमेंट करके, तभी आगे बढ़ेंगे, नहीं तो नहीं बढ़ेंगे। कमेंट करके जल्दी बताइए, फटाफट बता दीजिए हमें, है ना। आप ही के इंतजार में बैठे हैं, है ना। कहते हैं आंखें मूंद कर बैठे थे किसी के तसब्बर में, इतने में कोई झट से आ जाए तो क्या कहना। आप ही के इंतजार में, आप ही कमेंट के इंतजार में बैठे हैं, कर दीजिए कमेंट, मजा आ जाएगा फिर, है कि नहीं, जिनको पता है। तो ऐसी प्रक्रिया जिसमें ग्लूकोज का निर्माण होता है उसे क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण। तो सभी हरे पेड़ पौधे ग्लूकोज का निर्माण करते हैं, इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, प्रकाश संश्लेषण। ओहो हो, क्या कहा जाता है, प्रकाश संश्लेषण। ओहो हो, प्रकाश संश्लेषण। तो मतलब सर एग्जाम में डेफिनेशन नहीं याद होगा तो एग्जामिनर को बेवकूफ बना सकते हैं। हाँ, कैसे, तो प्रकाश संश्लेषण का परिभाषा लिख देंगे, ऐसी प्रक्रिया जिसमें ग्लूकोज का निर्माण होता है। सही बात है। तो प्रकाश संश्लेषण कौन सी प्रक्रिया, उपचय प्रक्रिया, इसमें ग्लूकोज का निर्माण होता है। इसी का जस्ट उल्टा एगो होता है, ठीक है, उल्टा, ग्लूकोज का विनाश। और ग्लूकोज का विनाश कहाँ होता है, ग्लूकोज का विखंडन कहाँ होता है, जरा बता दीजिए, विखंडन कहाँ होता है। विखंडन मतलब होता है टूटना, है ना, राजा जी के दिलवा टूट जाए, टूटना वाला बात है कि नहीं। तो यहाँ ग्लूकोज का विखंडन हो रहा है, तो ग्लूकोज के विखंडन को क्या बोलते हैं, आपको याद है, शोषण की प्रक्रिया में ग्लूकोज का विखंडन होता है, ग्लूकोज टूटता है और ऊर्जा का निर्माण होता है। आप जानते हैं कि हमारे शरीर में भी ग्लूकोज और टूटकर ऊर्जा का निर्माण कर रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ग्लूकोज का विखंडन। और ग्लूकोज के विखंडन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, शोषण। तो याद रखिएगा, प्रकाश संश्लेषण उपचय प्रक्रिया है और शोषण क्या है, अपचय प्रक्रिया है। यह हमने चौथा जो नंबर 4 है ना, तो 4 हमने क्या क्या सजीव के लक्षणों को यहाँ पे समझा दिया है। और 5वें लक्षण की ओर बढ़ते हैं, और 5वां लक्षण क्या है, कोशिकीय संरचना। 5वां लक्षण क्या है, कोशिकीय संरचना। अब जरा देखिएगा, मैं आपको यह बताने की कोशिश कर रहा हूं, देखिए ध्यान से, मैं आपको यह बताने की कोशिश कर रहा हूं कि बिहार बोर्ड ने क्या पूछा है, कितना सवाल मैं आपको बता चुका हूं। जैसे यहां पे देखिएगा, मैं आपको सवाल लास्ट में करवा दूंगा कि लास्ट में कितना सवाल पूछा गया, किस तरीके से पूछा गया है। नहीं तो जो नेक्स्ट लेक्चर होगा ना, उसमें मैं आपको पूरा सवाल लेकर ही आऊंगा और वहां पे पहले सवाल करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। तो आज थ्योरी वाला पार्ट पूरा कर लेते हैं। आइए कोशिकीय संरचना की बात करते हैं, जिनको हम कहते हैं सेलुलर स्ट्रक्चर। तो आप सबसे पहले याद रखिएगा कि जितने भी सजीव हैं, तो प्रत्येक जीव शरीर का निर्माण कोशिका या कोशिका के समूह से हुआ था। लाइन याद रखिएगा कि प्रत्येक जीव शरीर का निर्माण, जितने भी जीव हैं उन जीव शरीर का निर्माण कथी से हुआ है, कथी से हुआ बताइए, तो कोशिका या कोशिका के समूह से हुआ। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि प्रत्येक जीव शरीर का निर्माण कोशिका या कोशिका के समूह से हुआ है। अब कोशिका का समूह उत्तक हो सकता है, अंग हो सकता है। चलिए ध्यान से सुनिए, तो ध्यान से सुनिए मैं क्या कह रहा हूं, प्रत्येक जीव शरीर का निर्माण कोशिका या कोशिका के समूह से हुआ। बोलिएगा कैसे, तो कोशिका से बनता है उत्तक, कोशिका से क्या बनता है, उत्तक, आहा, उत्तक से क्या बना, अंग,
अंग से क्या बना? अंग तंत्र। अंग से क्या बना? अंग तंत्र। और अंग तंत्र से क्या बनेगा? नया जीव, है ना। चिंटू मिंटू पिंटू, पेड़ पौधा दुनियादारी सब। जीव का मतलब पेड़ पौधा भी होता है, बता चुका हूं मैं, घबराइएगा नहीं, एक एक चीज बता चुका हूं। तो देखिए ये कोशिका है, ये कोशिका है। कोशिका से क्या बना? उत्तक। तो कोशिका का ये जो समूह है ये उत्तक कहलाया, ठीक है। उत्तक से क्या बना? अंग। ये जो अंग है ना ये पेट है। और सब लोग मेहनत किस लिए कर रहे हैं? पेट के लिए ना। अच्छा नौकरी उकरी हो जाएगा अगर आप पढ़ाई अच्छे से करते हैं तो, है कि नहीं। फिर आप अच्छे से अपना पेट का पालन कर सकते हैं, तो ये पेट है कि नहीं। अब ये अंग हो गया एक प्रकार का। उसके बाद क्या होगा? अंग तंत्र। तो देखिए कई सारा अंग तंत्र हम नहीं बना रहे हैं यहाँ पे, केवल और समझने के लिए छोटा सा ये समझ लीजिए कि इसके अंदर आगे जाके पाचन तंत्र बना देंगे, श्वसन तंत्र बना देंगे तो बन जाएगा आगे। तो कई सारा अंग तंत्र यहाँ आ गया। कई सारे अंग तंत्र मिलकर क्या होगा? नया जीव बनाएगा, या तो चिंटू या तो चिंटी, या तो चिंटू या तो चिंटी, है ना। या तो पौधा भी हो सकता है, पौधा भी हो सकता है। देखिए लेकिन पौधा में खास बात पता है क्या? अंग तंत्र नहीं होते, इसलिए मैं पौधा यहाँ पे नहीं बना रहा हूँ। पौधे भी कोशिका से ही बने होते हैं या कोशिका के समूह से ही बने होते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा कि हमने कहा कोशिका से क्या बना है? प्रत्येक जीव शरीर का निर्माण हुआ है। क्लियर है। अब देखिए बिहार बोर्ड ने कोशिका के बारे में क्या आप कहिएगा? ये टॉपिक तो 9th में, तो सर 10th में क्यों पढ़ा रहे हैं? देखिए टॉपिक 9th का ही है, लेकिन सवाल क्या पूछा गया वो आपको सोचना है, वो आपको जरूर सोचना है ना। अब सवाल देखिए क्या क्या पूछा गया। आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं कोशिका के बारे में। किसके बारे में? कोशिका के बारे में। तो बात कर रहे हैं कोशिका के बारे में। प्रत्येक जीव शरीर का निर्माण कोशिका से हुआ है। तो यहां से बिहार बोर्ड कितना क्वेश्चन पूछती है वो तो देखिए पहले। तो कोशिका को हम अंग्रेजी में सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल, है ना। तो प्रत्येक जीव शरीर की, ध्यान से सुनिएगा, प्रत्येक जीव शरीर की जो आधारभूत, ध्यान से सुनिएगा, तो जीव शरीर की आधारभूत, आधारभूत संरचनात्मक, संरचनात्मक एवं एवं क्रियात्मक, 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 डीजे डीजे नंबर 1 क्रियात्मक। तो जीव शरीर की संरचनात्मक, आधारभूत, संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या कहा जाता है? कोशिका कहा जाता है। तो जीव शरीर की संरचनात्मक और जीव शरीर की आधारभूत, तो मैं लिख देता हूं यहां कि जीव शरीर की आधारभूत, संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। ध्यान से सुन लीजिए, क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। क्लियर है बात? क्लियर है बात? बता दीजिए हमें, ठीक है। अब आधारभूत क्यों कहा गया? क्योंकि जीवन का आधार ही कोशिका है। कोशिका नहीं होगा तो जीवन नहीं होगा, जीव नहीं होगा, जीव नहीं होगा तो जीवन नहीं होगा। तो जीव शरीर की जो आधारभूत है, तो जीव का आधार किस पे? कोशिका। कोशिका से ही पूरा का पूरा जीव बना है, इसलिए आधारभूत कहा गया है। संरचना की बात करें तो हमारी बॉडी का कोई भी पार्ट है ना कोशिका से ही बना है, तो संरचनात्मक कहा गया। और हमारे बॉडी में काम कौन कर रहा है? कोशिका। जैसे खाना खा रहे हैं तो उसको पचाने का काम किसका है? कोशिका का है कि नहीं। ऊर्जा बनाने का काम किसका है? कोशिका का है। भूख किसको लगती है? कोशिका को। प्यास किसको लगती है? कोशिका को। सारा काम कोशिका ही कर रहा है, तो कोशिका को क्रियात्मक इकाई कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए ये तो हो गया कोशिका के बारे में। ये क्या हो गया? कोशिका के बारे में। थोड़ा और आगे सुनने की कोशिश कीजिएगा। ये तो मैंने कोशिका के बारे में परिभाषा बताया है। अगर कोशिका का थोड़ा सा छोटा सा डायग्राम अगर हम थोड़ा समझने की कोशिश करें, उससे पहले डायग्राम आपको बहुत सारा बता देंगे। उससे पहले आप कोशिका का खोज किसने किया था ये भी जान लीजिए। यहीं से तो बिहार बोर्ड क्वेश्चन उठाती है। तो यहाँ पे लिख देते हैं VVI, है कि नहीं। खोज की तरफ बढ़ रहे हैं। सबसे पहले खोज में आता है रॉबर्ट हुक का नाम। किसका नाम? रॉबर्ट हुक। नाम भी बड़ी अच्छा है, रॉबर्ट हुक। 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने, ईस्वी नहीं याद रखना, ईयर नहीं पूछा है। सबसे पहले यह पूछा जाता है कि कोशिका का खोज किसने किया था। तो कोशिका का खोज जो रॉबर्ट हुक ने किया था वो मृत कोशिका का खोज किया था। तो याद रखिएगा मृत कोशिका का खोज। आपसे ये नहीं पूछेगा, अगर आपसे क्लियरली पूछ ले कि कोशिका का खोज किसने किया था तो रॉबर्ट हुक। आपसे ये पूछे मृत कोशिका का खोज किसने किया था तो रॉबर्ट हुक। आपसे पूछे जीवित कोशिका का खोज किसने किया था तो कहिएगा एंटोन वन लीवेनहॉक। तो उसकी बात अगर हम बाद में बात करेंगे, पहले यहाँ पे देख लीजिए। तो कोशिका का खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था, ठीक है। तो अगर आपसे पूछे मृत कोशिका का खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने, पहली बात। दूसरी बात कि रॉबर्ट हुक द्वारा लिखित प्रसिद्ध पुस्तक का क्या नाम है? ये तो भाई साहब क्या ही बोले, ये क्वेश्चन है ना, भी क्या ही बोले, मतलब PYQ है, पुराना क्वेश्चन है ना। ये क्वेश्चन पूछा गया तो पुस्तक का क्या नाम है? तो इनके द्वारा लिखी गई प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है माइक्रोग्रेफिया। माइक्रोग्रेफिया। तो इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी थी? माइक्रोग्रेफिया। ये देखिए एगो क्वेश्चन बता दिया आपको बिहार बोर्ड का, एगो क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत कर दिए, बता चुके हैं, समझ गए। इतना याद रखिएगा रॉबर्ट हुक के बारे में, ठीक है। खोज में फिर दूसरे साइंटिस्ट का नाम होगा जिसका नाम है ल्यूवेनहॉक, है ना, ल्यूवेनहॉक। ये जो लीवेनहॉक है ना, इन्होंने क्या किया था? जीवित कोशिका का खोज किया था। तो याद रखिएगा इनके खोज के बारे में पूछे तो इनका खोज जो है ना बहुत बड़ा बड़ा है, ठीक है। पहली बात इन्होंने जीवित कोशिका को खोजा था, है ना।
कौन कौन सी जीवित कोशिका थी? तो नाम सुनिए, जीवाणु को खोजा था इसने, है ना, छुपे रुस्तम है ये, एकदम छुपे रुस्तम, क्या क्या नहीं खोजा था। तो जीवाणु को खोजा था, इसके अलावा याद रखिएगा प्रोटोजोआ को खोजा था, प्रोटोजोआ अमीबा पैरामीशियम, इसके अलावा आरबीसी को खोजा था, ईटीसी, बहुत सारी खोज इन्होंने करी थी। ठीक है, क्लियर है बात। उसके बाद बिहार बोर्ड, इसके बारे में अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं पूछा, लेकिन तीसरा जो नंबर है ना खोज में हम अगर बात करें तीसरे नंबर पे, है ना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा गया, VVI है कि नहीं, क्या ही बोलो, PYQ जो भी कहना चाहते हैं, बहुत प्यारा चीज है, उसका नाम है, अगला जो खोज है उन्होंने रॉबर्ट ब्राउन के बारे में पूछा है, रॉबर्ट ब्राउन के ऊपर क्वेश्चन आता है। रॉबर्ट ब्राउन ने किसका खोज किया था? तो कहते हैं केंद्रक का खोज किया था इन्होंने। किसका खोज? तो केंद्रक का खोज किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। इतनी बातें याद करनी है आपको। केंद्रक का खोज किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने। क्वेश्चन बिहार बोर्ड क्या पूछती है कि न्यूक्लियस शब्द किसने किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो न्यूक्लियस शब्द भी किसने दिया था? रॉबर्ट ब्राउन ने दिया था, पहली बात। तो केंद्रक का खोज किया, और न्यूक्लियस, केंद्रक को ही क्या कहते हैं? न्यूक्लियस। या तो न्यूक्लियस कह दीजिए या तो केंद्रक कह दीजिए। तो केंद्रक शब्द किसने दिया था? तो केंद्रक शब्द दिया था आपका रॉबर्ट ब्राउन ने। क्लियर है बात? तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, है ना, कोशिका के बारे में डिटेल देख सकते हैं कि कोशिका का खोज किसने किया था। अब थोड़ा सा समझदारी को डेवलप करने के लिए, थोड़ा सा अपने कॉन्सेप्ट को मजबूत बनाने के लिए हम क्या करते हैं, कोशिका का उदाहरण ले लेते हैं। देखिए ध्यान से, और उसी उदाहरण में संरचना भी आपको धीरे धीरे बताते रहेंगे जो आपके काम की संरचना है। ठीक है, तो कोशिका का ले लेते हैं उदाहरण, है ना, कोशिका का उदाहरण। एक ऐसा करते हैं, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा कि अगले एपिसोड में क्या करेंगे, आज का जो भी मैंने आपको पढ़ाया है ना वो सारा क्वेश्चन आपको अगले एपिसोड में करा देंगे। ठीक है, तो कोशिका का उदाहरण, तो उदाहरण बहुत सिंपल है। ठीक है, उदाहरण बहुत सिंपल है। अब उदाहरण देखिएगा, ये जो है ना, इस प्रकार की जो कोशिका होती है उसे हम कहते हैं अंडाणु, या फिर इसी को कहते हैं मादा युग्मक। ठीक है, इसी को कहते हैं मादा युग्मक। इस प्रकार की जो कोशिका होती है पूंछ वाली, इसको कहते हैं शुक्राणु। याद रखिएगा, क्लास 9th में आप पढ़े थे। ठीक है, और तैयारी डे 1 से कैसे होगी अभी मैं आपको समझाने वाला हूं। शुक्राणु की बात करते हैं, या फिर इसी को बोलते हैं नर युग्मक, है ना। अब देखिए चैप्टर 6 में पढ़ना है, लेकिन मैं आपको पहले चैप्टर से ही पढ़ा रहा हूं। क्यों? क्योंकि मेरा फोकस क्लियर है कि आपको पीक लेवल तक ले जाना है। एकदम पूरा मोटिव क्लियर है, मोटिवेट होकर आए हैं कि भैया आपको उस लेवल तक पहुंचाएंगे जिस लेवल तक पहुंचाने के बारे में लोग सोचते होंगे आपको, है कि नहीं। केवल सोच सकते हैं, करने की जिम्मेदारी हमने उठाई है। आइए देखिए ध्यान से, यह हम बना रहे हैं जंतु कोशिका। क्या बना रहे हैं? जंतु कोशिका। और जंतु कोशिका के चारों तरफ जो परत पाई जाती है उसे हम कहते हैं कोशिका झिल्ली, है ना, कोशिका झिल्ली। उसे हम क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली कहते हैं। तो उसे हम कह देंगे कोशिका झिल्ली। क्या कह देंगे? कोशिका झिल्ली। अब यहां पे देखिए कोशिका झिल्ली, उसके बीच में क्या होता है? केंद्रक। उसके बीच में क्या होता है? केंद्रक। और केंद्रक के साथ कुछ जालिका नुमा संरचना पाई जाती है जिसको हम कहते हैं अंतःप्रद्रव्यी जालिका, है ना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इस तरीके से हमने क्या कर दिया, देखिए यहाँ पे केंद्रक बना दिया। तो ये जो बहुत बड़ा स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है इसको हम लोग क्या कहते हैं? केंद्रक कहते हैं। याद रखिएगा, इसी का खोज किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। कमेंट जरूर कीजिएगा अगर याद है तो। ठीक है, याद है तो बोल दीजिए यस सर याद है, बस इतना याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद इसके ऊपर क्या होता है ना, दाने नुमा संरचना होती है जिसको बोलते हैं खुरदरा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको RER कहा जाता है, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको हम SER कहते हैं, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और भी कई सारी संरचनाएं होती है। ठीक है, जैसे ये जो संरचना मैं आपको रफली बना रहा हूं ये माइटोकॉन्ड्रिया है। तो याद रखिएगा माइटोकॉन्ड्रिया का क्या काम है ना, तो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में भी याद रखना है। इसके अलावा कुछ बेसिक बात मैं आपको और बता देता हूँ। कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच में जो भी भाग पाया जाएगा उसे हम कहते हैं कोशिका द्रव। क्या कहते हैं? कोशिका द्रव। क्या कहते हैं? कोशिका द्रव। तो ध्यान से सुनिए, इसे क्या कहा जाएगा? कोशिका द्रव कहा जाएगा। समझ में आ गई बात? ये जंतु कोशिका के बारे में। जंतु कोशिका के बारे में आपको इतना कम से कम चीजें याद रखनी है। चलिए आगे। के बाद ये जो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं, ये जो कोशिका है, इस कोशिका को हम क्या कहते हैं? इस कोशिका को हम कहते हैं पादप कोशिका। ठीक है, इस कोशिका को क्या कहते हैं? पादप कोशिका कहते हैं। ठीक है, इस कोशिका को क्या कहते हैं? पादप कोशिका कहते हैं। ध्यान से देखिएगा, इस कोशिका को क्या कहते हैं? पादप कोशिका कहते हैं। और पादप कोशिका के बाहर सबसे चारों तरफ जो भित्ति पाई जाती है उसे हम क्या कहते हैं? कोशिका भित्ति कहते हैं। उसके अंदर जो है ना, उसके अंदर पाई जाती है कोशिका झिल्ली।
तो उसके अंदर क्या पाई जाएगी, कोशिका झिल्ली पाई जाएगी। तो ध्यान से सुनते रहिए, ये सारी चीजें आपके काम में आएगी कहाँ, जब मैं आपको डिटेल में क्लास में पढ़ाऊंगा वहां पे काम में आएगी, ठीक है। उसके अंदर इस तरीके से एक और संरचना होती है जिसको हम कहते हैं रसधानी, है ना, रसधानी। एक और चीज आपको याद रखना है, इसी पादप कोशिका के अंदर क्या होता है, इस तरीके से याद रखना है, इसी तरीके से इसके अंदर, है ना, कई सारे लवक भी पाए जाते हैं। उनमें से एक लवक का नाम यहाँ पे लिख रहा हूं, हरित लवक। तो पादप कोशिका में एक और लवक पाई जाती है, लवक का एक प्रकार है जिसको हम कहते हैं हरित लवक, ठीक है। यहाँ पे आपको केंद्रक देखने को मिल जाएगा, ठीक है, यहाँ पे आपको केंद्रक देखने को मिल जाएगा इस तरीके से। जगह यहाँ पे कम है, कोई बात नहीं। टन टना रे टन टन, आइए देखिए, ठीक, ये आपका केंद्रक हो गया, ठीक है। और भी कई सारी संरचनाएं होती है जिसके बारे में आगे डिस्कशन किया जाएगा, ठीक है। इसमें भी माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ये भी याद रख लीजिएगा, इसमें भी माइटोकॉन्ड्रिया होता है कि नहीं। ये सब बेसिक चीज है जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर भी एक क्वेश्चन पूछा गया है कि ऊर्जा का निर्माण या कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया को। तो कोशिका का ऊर्जा गृह, कोशिका का ऊर्जा गृह, है ना, ऊर्जा गृह, ये चैप्टर 2 का क्वेश्चन है। बस यहाँ पे मैंने क्या लगा दिया, VVI, है कि नहीं। कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। आप तो इतना में ही खुश हो गए, और भी कई सारी कोशिका है। एक कोशिका देखिए, ध्यान से देखिए, ये कहाँ पाई जाती है, आपको कमेंट करके बताना है। देख के बताइए, पहले डायग्राम देख लीजिए और कमेंट करके बता दीजिए ये कहाँ पाई जाती है ना, कमेंट करके बता दीजिए कहाँ पाई जाती है, ठीक है। तो आपको बताना है कि ये कहाँ पाई जाती है, आपको ये बताना है कि ये कहाँ पाई जाती है। चलिए कमेंट करके बता दीजिए, और ये कहाँ पाई जाती है आपको बताना है कि नहीं। कमेंट में आपका देखूंगा जरूर कि कितने लोग बताए हैं। इस प्रकार की जो कोशिका है इसे हम क्या कहते हैं बताइए, इस प्रकार की कोशिका को क्या कहते हैं, इसका नाम क्या है, इसका नाम है नेफ्रॉन। क्या नाम है, नेफ्रॉन। तो इसका नाम है नेफ्रॉन, और जहां भी वर्ड आ जाए नेफ्रो, नेफ्रो का मतलब होता है वृक्क। तो ये किस में पाई जाती है, वृक्क के अंदर पाई जाती है, ठीक है। ये वृक्क के अंदर पाई जाती है, याद रखिएगा। एक वृक्क में 10 लाख पाई जाती है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। और ये 5 नंबर में डायग्राम पूछता है, तो इस डायग्राम की प्रैक्टिस करनी है, किसके लिए, 5 नंबर के लिए। तो आपको ये डायग्राम कम से कम 5 बार बनाना है। कितनी बार, 5 बार। और जो बच्चा स्मार्ट होगा वो लेवलिंग भी कर लेगा। तो मैं लेवलिंग करने की बात नहीं कर रहा हूं, ज्यादा हेक्टिक नहीं कर रहा हूं सिलेबस को, बस आप डायग्राम जरूर बना लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आगे देखिए, आगे देखिए, उसके बाद और भी कई सारी कोशिकाएं हैं। मैं रफली बना देता हूं क्योंकि समय कम है और आपको पूरा समझाना है, तो मैं एक एक चीज आपके सामने पेश कर देता हूं, घबराने वाली बात नहीं है। चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं ना। आइए देखिए, हो है कि नहीं। इस तरीके से आप देख लीजिए, यहाँ पे इस तरीके से मैं बना देता हूं। इस प्रकार की जो कोशिका है वो शरीर की सबसे लंबी कोशिका है, और इस प्रकार की लंबी कोशिका को हम क्या कहते हैं, ठीक है। इस प्रकार की लंबी कोशिका को हम क्या कहते हैं, ध्यान से सुनिए। इस प्रकार की लंबी कोशिका को हम कहते हैं न्यूरॉन, ठीक है, इसको न्यूरॉन कहते हैं। और यह हमारे बॉडी के जो जितने भी तंत्रिका, ये जितने भी सोचने और समझने की शक्ति होती है इसको क्या करता है, नियंत्रित करता है, ठीक है। और सुनिए, अगर मान लीजिए इस प्रकार की कोशिका है तो इसको हम कहते हैं आरबीसी। अगर कोई आकारे नहीं है कोशिका का, ला 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 ला, कोई आकारे नहीं है, तो ये डब्ल्यूबीसी है ना, व्हाइट ब्लड सेल, श्वेत रक्त कोशिका। और सुन लीजिए, और सुन लीजिए, है कि नहीं। अब एक चीज और देखिएगा, है ना, यहां पे हमारे पास कोशिका कुछ इस प्रकार से है, ध्यान से सुनिएगा। इस प्रकार से कोशिका है, इस प्रकार से कोशिका है, ठीक है, इस प्रकार से कोशिका। लेकिन कोशिका के ऊपर जो है ना, ओहो, कोशिका के ऊपर इस तरीके से उंगली नुमा संरचना आ गई है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं माइक्रोविलाई युक्त घनाकार कोशिका। तो ये माइक्रोविलाई है, माइक्रोविलाई, माइक्रोविलाई, उंगली नुमा संरचना को विलाई कहते हैं, ठीक है। और छोटे छोटे होते इसलिए इसका नाम माइक्रो रखा गया है। और ये सब अवशोषण के काम में आता है, छोटी आंत में अवशोषण हो रहा है या कहीं भी अवशोषण हो रहा है वहां पे ये काम में आएगा, ठीक है। अलग अलग जगहों पे जहां जहां अवशोषण हो रहा है तो वहां भी ये काम में आएगा। विलाई का क्या काम है, ठीक है। और नीचे ये घनाकार कोशिका है, ठीक है। इसी तरीके से और भी कुछ कोशिकाएं होती है ना, इस तरीके से याद रखना है, इस तरीके से। और ये होती है स्तंभाकार कोशिका, ठीक है। तो इसे हम क्या कहते हैं, स्तंभाकार कोशिका कहते हैं, ठीक है। इसे हम क्या कह देते हैं, स्तंभाकार, ठीक है। तो ये स्तंभाकार कोशिका, ये माइक्रोविलाई युक्त है, स्तंभाकार। यहाँ भी क्या पाई जाती है, माइक्रोविलाई या रसांकुर पाई जाती है। तो अब जरा ध्यान से सुन लीजिए,
कि आज मैंने आपको क्या क्या सजीव के पूरे लक्षण के बारे में बता दिया है, कोशिका के बारे में बता दिया है, और अगले एपिसोड में क्या करेंगे, पोषण के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, पोषण के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, एक दो मैं आपको और चाहता हूं कि दो तीन चीजें मैं आपको और बता दूं, ध्यान से सुनिए, थोड़ा सा और बता देता हूं। देखिए कैसे, एक दो एग्जाम्पल और समझ लीजिए। जैसे आगे जाकर आपको एक और कोशिका के बारे में पढ़ना है, मांसपेशी कोशिका। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, वायवीय शोषण हो रहा है, अवायवीय शोषण हो रहा है, वो भी आपको याद रखना है। तो मांसपेशी की कोशिका के बारे में याद रखिएगा। ठीक है, ये मांसपेशी की कोशिका है, कोशिका है, मांसपेशी की कोशिका है, समझे बाबू। अब इसके बाद सुनिएगा ध्यान से, एक और कोशिका होती है जिसको हम लोग मूल रोम कहते हैं, जो जल और खनिज लवण का अवशोषण करती है, पढ़ाऊंगा ना डिटेल में। तो इसे मूल रोम कहते हैं, या तो मूल रोम कह दीजिए, या तो इसे हम रूट हेयर कहते हैं, रूट हेयर। ये भी आपको क्या करना है, याद रखना है। सारी चीज आपको बताने वाले हैं, ध्यान से सुनिए। उसके बाद कुछ ऐसी भी कोशिका होती है जिसको हम लोग बैक्टीरिया कहते हैं। ठीक है, अब इसमें वायवीय शोषण होता है या अवायवीय शोषण होता है, वो भी आपको डिटेल में पढ़ा दिया जाएगा। ठीक है, चलिए, ये क्या है आपके सामने हमने बना दिया है, बैक्टीरिया बना दिया है ऐसे, ये बैक्टीरिया है। ठीक है, ये बैक्टीरिया है जिसको हम लोग जीवाणु कहते हैं या फिर क्या कहते हैं, बैक्टीरिया कहते हैं। एक मिनट, बैक्टीरिया कहते हैं। याद रखिएगा, जो वायरस होता है ना, वायरस, उसके बारे में भी आपको बता देते हैं। जो वायरस होता है ना, तो वायरस के पास किसी भी प्रकार की कोशिका झिल्ली उल्ली नहीं पाई जाती है, ये प्रोटीन की परत पाई जाती है। क्या पाई जाती है, प्रोटीन की परत। ठीक है, तो ये प्रोटीन की परत है, तो प्रोटीन की परत होती है और ये डीएनए है। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, सेल नहीं मानते। सेल किसको मानेंगे, जिनके पास कोशिका झिल्ली हो, कोशिका द्रव हो, केंद्रक हो, उसे सेल मानते हैं। ये कोशिका नहीं है, और कोशिका नहीं होने की वजह से ना तो इसे सजीव माना जाता है ना, ना तो इसे सजीव माना जाता है, ना ही इसे निर्जीव माना जाता है। ये सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी है। जब ये किसी जीवित शरीर के अंदर जाएगा तो सजीव की तरह बर्ताव करता है, अगर ये जीवित शरीर के अंदर से बाहर है तो ये निर्जीव की तरह बर्ताव करता है। तो हमने क्या किया, आपको कोशिका के बारे में अल्टीमेटली पढ़ा दिया है, सजीव के पूरे लक्षण के बारे में आपको बता दिया है। ठीक है, और कुछ बात अगर रह गई है तो हम अगले एपिसोड में कहेंगे, क्योंकि लेक्चर बहुत लंबा हो गया है। और एक चीज याद रखिएगा, एक बहुत इंपॉर्टेंट है, कम से कम 10 कमेंट ऐसा कीजिए, है ना, जिससे मुझे ये पता चल जाए कि आप लोग लाइव आके जुड़ना चाहते हैं। 10 कमेंट होगा तो कल 7 बजे फिर लाइव आएंगे। ठीक है, तो 10 कमेंट फटाफट कर दीजिए कि सर लाइव आना है, लाइव आके पढ़ना चाहते हैं। 10 कमेंट होगा तो 7 बजे लाइव आ जाएंगे। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, बने रहिए स्टडी विद रिजल्ट के साथ।